जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी फंडामेंटल राइट की सीरीज, जिसमें हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके प्रोविजंस के बारे में पहले से समझ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है, ये एक्चुअली में हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, और राइट टू इक्वालिटी में बिटवीन 14 टू 18 जितने भी आर्टिकल है उनमें से एक है। तो ये भी किसी न किसी प्रकार की इक्वलिटी की बात करता होगा। जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की काम बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 15 है, वो कई ग्राउंड्स पर इक्वलिटी देता है। ऐसे ही 16 भी इक्वलिटी की कोई ना कोई बात करता होगा। तो इक्वलिटी की बात क्या करता है, चलिए पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं आर्टिकल 16 का। बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों इसको लाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 के दौरान जब इस पर डिबेट चल रही थी कि आर्टिकल 16 में जो प्रोविजंस हैं, इक्वलिटी है, वो कौन कौन सी हमको दी जाए, है ना। तो उसके पीछे का एक ग्राउंड ये माना गया था कि स्टेट किसी को भी पब्लिक सर्विसेज देते समय, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, अपॉइंटमेंट है, ऐसा करते समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। पहले तो ये डिस्कशन हुआ, फिर इस बात पर लोगों में डिबेट हुआ कि ये डिस्कशन नहीं होगा, जैसे कोई ग्राउंड नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन का, तो फिर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज कैसे डिसाइड करेंगे। हम किसी को कोई सर्विस में लेना चाहते हैं तो ये जरूरी होगा ना कि वी विल डेवलप सम ऑफ द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एलिजिबिलिटी बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो अगर हम किसी के अपॉइंटमेंट से पहले वहां एलिजिबिलिटी को रखते हैं कि एलिजिबिलिटी हमको वहां ये रखनी है, तो इसका मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी के ग्राउंड पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि भाई ये एलिजिबल है, इसको हमने सर्विस में अपॉइंट कर लिया, इसको एलिजिबल नहीं माना गया, इसको हमने नहीं रखा। तो इस बात पे जब डिबेट हुई तो उन्होंने कहा था कि इसको हम अफर्मेटिव एक्शन के रूप में लेंगे, और अफर्मेटिव एक्शन के रूप में लेते हुए आर्टिकल 16 का जो सेक्शन 1 है, और उस सेक्शन 1 को ये समझाया गया कि सेक्शन 1 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 का सेक्शन 1 ये डिफाइन करता है कि देयर विल बी इक्वलिटी इन अपॉइंटमेंट एंड सर्विसेज। जो पब्लिक सर्विसेज हैं और उनके अपॉइंटमेंट है, वहां पर इक्वलिटी सबको मिलेगी। तो बहुत सिंपल सी बात इसमें लिख दी गई है कि इक्वलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। लेकिन क्या ये इक्वलिटी हम लोग परमानेंटली फॉलो कर सकते हैं कि हम सबको इक्वल ले लेंगे? अगर हम इक्वलिटी इन अपॉइंटमेंट्स को फॉलो करेंगे तो क्या हम किसी भी पोस्ट के अनुसार डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ एलिजिबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ एलिजिबिलिटी तभी डेवलप हो सकते हैं कि भाई, जैसे मैंने कहा कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी हाइट 6 फीट है, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा। तो वो कहेंगे तो आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमारी हाइट कम है, हमको तो लिया ही नहीं। लेकिन उस सर्विसेज के अनुसार जो एफिशिएंसी है वो तभी आएगी जब कोई व्यक्ति 6 फीट का होगा, वो हमारा काम तभी कर पाएगा। या कोई व्यक्ति इतना तेज दौड़ सकता है इस पर्टिकुलर टाइम स्पेन में, तो फिर हम उसको ले लेंगे, क्योंकि हमें जिस पोस्ट पर किसको अपॉइंट करना है तो उसके लिए हमको ये क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। और ये क्राइटेरिया नहीं बन सकता है अगर हम राइट टू इक्वलिटी इन अपॉइंटमेंट में सबको अलाउ कर देंगे। तो इसी कारण से इसमें सेक्शन 2 को इंसर्ट किया गया, और सेक्शन 2 में यह कहा गया कि देखिए, एक तो है रेस, एक है रिलीजन, और एक है कास्ट। इसके अलावा है प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा है 1 2 3 4 प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, रेस हो गया। तो उन्होंने कहा इसमें ऐसे ग्राउंड को हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे कि आपको कोई भी क्राइटेरिया अलग रखना है किसका, प्रेफरेंस देने के लिए सर्विसेज में, तो वो रख सकते हैं। लेकिन जो इसमें डिफाइन किए गए वो नहीं हो सकते, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, इसके बाद हो गया डिसेंट, और उसके बाद हुआ रेसिडेंस। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितनी अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है कि पहले डिस्कशन में ये बात बाहर आई कि हम किसी को भी अनइक्वल नहीं मानेंगे, सबको इक्वलिटी ही देंगे अपॉइंटमेंट। लेकिन अपॉइंटमेंट में इक्वलिटी देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है,
और आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अलावा बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधियों के समान संरक्षण की भी बात करता है आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 ये वाली बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि अफर्मेटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। तो उस अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए इसमें पैरामीटर ये दे दिए गए कि आपको किसी भी सर्विस में स्पेशल लोग चाहिए, स्पेशल एलिजिबिलिटी के लोग चाहिए, तो उनको एलिजिबिलिटी के ग्राउंड पर खूब डिस्क्रिमिनेट करिए कि भाई आप एलिजिबल हैं, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हुए आपको नहीं दिया जाएगा। उसमें कहा कि आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, आपको हम लोग रख लेते हैं, आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है, हम आपको रख लेते हैं, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा इसलिए हम आपको रख लेते हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं रखते। तो यहां पर ये ग्राउंड खत्म हो गया कि लोग ये कहेंगे एलिजिबिलिटी के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी के बेस पर क्या, किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है अपॉइंटमेंट इन सर्विसेज एक्सेप्ट द ग्राउंड्स व्हिच इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2। तो 16 के 2 में जो लिखा गया है उस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन अपॉइंटमेंट में नहीं किया जा सकता। मतलब आप किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं इस आधार पर कि आप गोरे हैं काले हैं, इस आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। आपको अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं कि आप किसी धर्म विशेष के हैं, आपको अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं कि आप किसी जाति विशेष के हैं, आपका वंशानुक्रमण प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इस आधार पर आपको नहीं, और इवन जेंडर के आधार पर भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वंशानुक्रमण के आधार पर नहीं कर सकते हैं, और ना ही निवास स्थान के आधार पर कर सकते हैं। तो एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया कि इनको छोड़ करके आपको जो करना है सो करिए, इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सर्विसेज में, बाकी किसी में भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहां पर रीजनल इम्बैलेंस देखा जाता है, जिस कारण से सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए स्पेशल बराबरी के रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मुंबई के सारे लोगों ने टेक्निकली डिग्रियां हासिल कर ली, तो इंडिया में जितनी भी सारी टेक्निकल पोस्ट होंगी मुंबई के लोग ही हासिल करेंगे उनको, क्योंकि एलिजिबिलिटी के आधार पर तो किया जा सकता है। तो वो ये किया गया। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है पर्टिकुलर रीजन में, तो हम उस पर्टिकुलर रीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं इस रीजन के हम स्पेसिफिक प्रोविजंस करेंगे। जैसे चाहे किसी भी स्टेट में, अगर जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर में और उसमें आसपास 2-4 क्षेत्र हैं, वहां के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल को जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कानून बनाने के लिए स्पेशल शक्तियां दी गई, या तमिलनाडु में मछुआरों की क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई। तो ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। इसमें रेजिडेंस के आधार पर किया जाएगा। अब रेजिडेंस के आधार पर किया जाएगा तो आर्टिकल 16(2) का वायोलेशन होगा, लेकिन चूंकि उसको वायोलेशन इसलिए नहीं माना जाएगा कि उसमें डिफाइंड है, उसमें लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस अफर्मेटिव एक्शन कैन बी टेकन, affirmative action can be taken। इसके आधार पर एक सकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के कल्याणकारी राज्य को पूरा करना हो। क्योंकि अगर हम इनका पालन करते हुए किसी क्षेत्र को पिछड़ा बनाने के पर तुले हुए हैं तो फिर ये राष्ट्र का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इस आधार पर उनको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है यहां से आर्टिकल 16 के 3 से, कि अगर ऐसा लगता है स्टेट को, सेंट्रल को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके साथ अंडर द अफर्मेटिव एक्शन हमको कुछ करना है, सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनको विशेष प्रोविजंस देना है, और उस विशेष प्रोविजन का ग्राउंड अगर हम रेसिडेंस बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, तो फिर आप ये मान के चलेंगे कि उनके साथ ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा करना आर्टिकल 16(1) और 16(2) का वायोलेशन नहीं होगा। इसको उससे इम्यूनिटी दे दी गई है, 16(1) और 2 से इसको इम्यूनिटी दे दी गई है। इसलिए मैं इस पर स्टार बना रहा हूं, इससे समझ में आएगा कि ये उसके खिलाफ इम्यूनिटी है, ठीक। इसके अलावा 16(4) की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई देता है, उसमें ये कहा गया है कि सोशली एजुकेशनली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लासेस, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। और उन स्पेशल प्रोविजंस में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम कहेंगे आर्टिकल 16 के 4 में बात करेंगे तो उसमें आपको SC दिखाई देगा, ST दिखाई देगा, और एक समय के बाद उसमें
ओबीसी भी ऐड हुआ। ओबीसी के ऐड होने की जो कहानी है वो आपको अच्छे से पता होगी कि ये मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद लागू हुआ, ठीक है, ये उसमें लागू हुआ। ठीक, ये आ गया हमारे पास आर्टिकल 16 का 4। अब आते हैं 16 के 5। इसमें आप देखेंगे चाहे 4 हो या 5 हो, इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो अफर्मेटिव एक्शन के लिए बनाई गई है। देखिए अब 16 का 5 क्या कहता है, जैसे हमने ऊपर कहा कि हम धर्म को ग्राउंड नहीं मानेंगे, जैसे आप देखेंगे कि इसके लिए इम्यूनिटी कहां दी गई है, रेजिडेंस के आधार पर 16 के 3 में, यानी 16 के 3 के आधार पर रेजिडेंस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। और अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो 16 के 5 में दिया गया है ना, 16 के 5 में दिया गया है, उसमें ये कहा गया है। और जब हम रिजर्वेशन को पढ़ते हैं तो उसमें जेंडर को लेकर के प्रायोरिटी कहीं दी गई है, रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को सीटों पर, तो उसको लिए कहा गया है कि जेंडर के बेस पर भी ऐसा किया गया है। नागरिकता की बात करेंगे तो वहां यह कहा गया है कि हम डिसेंडेंट के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं कि किसको नागरिकता देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन हम केवल सर्विसेज की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो 16 के 5 में यह कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक संस्था होती है, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि कोई धार्मिक संस्था, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मठ, गुरुद्वारा कुछ भी होगा, तो संस्था में पढ़ाने के लिए, उस संस्था का संचालन करने के लिए, उसका डायरेक्शन देने के लिए हम किसी को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। हम उसमें ये लिखेंगे कि अगर वो हिंदू धर्म से संबंधित संस्था है तो उसमें योग्यता में हम लोग इसको मानेंगे कि वो व्यक्ति इस धर्म का होना चाहिए, उसको सनातनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, तो वहां हम रिलीजन को ग्राउंड बना सकते हैं। और अगर हम रिलीजन को ग्राउंड बना रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आर्टिकल 1 और 2 का, 16 के 1 और 2 का वायोलेशन नहीं होगा, ऐसा उसमें विदित है, उसमें लिखा हुआ है पहले से, ठीक। तो हम यहां पर धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक भेदभाव को या धार्मिक भेदभाव की क्रिया को क्या मानेंगे, सकारात्मक कार्यवाही मानेंगे, सकारात्मक कार्यवाही। तो ये सकारात्मक कार्यवाही मानी जाएगी, ऐसा करना इस और इसका वायोलेशन नहीं होगा, इन दोनों का वायोलेशन नहीं होगा। क्लियर। फिर आपने लेटेस्ट तो पढ़ा ही होगा कि 16 का 6 भी ऐड किया गया, और ये ऐड किस बात को लेकर के किया गया कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देंगे, और ये आया 2019 में आया, 10% रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये आर्टिकल 16 के सब सेक्शन है, लेकिन आपको पता है अच्छे से 16 के सब सेक्शन हैं, अगर उसको हम ध्यान से समझें, जुडिशियल दृष्टि से उसको अगर हम देखें, तो वो रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे ग्राउंड उसमें दिए गए, रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 16(4) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1953 में एक कमीशन बना, और उसका नाम था काका कालेलकर कमीशन। उस काका कालेलकर ने सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास थे उनमें उसने एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, लेकिन अस्पष्ट प्रावधान थे ओबीसी के, और ऐसा लगता था कि ओबीसी की उन्होंने स्पष्ट व्याख्या नहीं करी है। तो उस कमीशन ने, इस कमीशन से पहले ही एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, और आपको दिखाई देगा कि रिजर्वेशन कई ग्राउंड पर होता है। कभी हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे कि रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन ये भी है कि जैसे कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, ऊर्ध्वाधर भी होगा, क्षैतिज भी होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन एडमिशन में होता है, रिजर्वेशन प्रमोशन में होता है, रिजर्वेशन हमको इलेक्शन में होता है। रिजर्वेशन के बहुत ग्राउंड है, प्रबंधन कोटा का, मैनेजमेंट कोटा का रिजर्वेशन होता है, ठीक। कहीं कहीं पर ये भी कहते हैं कि जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए सीटें रिजर्व है, हैंडीकैप्ड उनके लिए सीटें रिजर्व है, या जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं या जो मार्टियर शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो रिजर्वेशन के बहुत सारे ग्राउंड हैं, हम उस पर बात करेंगे डिटेल में, रिजर्वेशन क्या है और रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों ही पैरामीटर पर बात करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा था
लेकिन 1979 में एक और कमीशन बना जिसका नाम था बीपी मंडल। ये पिछड़ा वर्ग कमीशन था, ये पहला था, ये दूसरा था। तो पहले की सिफारिशें तो लागू नहीं की गई। दूसरा जो बनाया है ये जनता सरकार ने बनाया था, जनता पार्टी की सरकार ने। जनता पार्टी की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, और ये कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसने सिफारिश जो करी, और इसने सिफारिश के आधार पर यह बताया कि एटलीस्ट 3743 के लगभग ऐसी जातीय समूह हैं, ऐसी जातियां हैं जिनको अदर बैकवर्ड क्लास, ध्यान रखिएगा बैकवर्ड क्लास हमारे पास पहले से हैं, SC ST बैकवर्ड क्लास है, उनके अलावा अदर, तो अदर भी बैकवर्ड क्लास है। मतलब एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड होगा जिनकी लिस्ट सूची बना दी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। उन्होंने कहा कि इन बैकवर्ड क्लास के अलावा अदर भी बैकवर्ड क्लास है, उनको OBC अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया, और इनके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजन करना चाहिए। लेकिन 79 में ये सरकार कुछ कर पाती, उससे पहले ही सरकार गिर गई, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। और आप ये मान के चलेंगे कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी ने इस पर कोई काम नहीं किया, मंडल कमीशन की सिफारिशों पर कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके पीछे की वजह थी कि मंडल कमीशन को मोरारजी सरकार ने बनाया था, जो इंदिरा गांधी के अपोजिशन में थी। इसलिए उस सरकार की उस मंडल की, उस कमीशन की किसी भी सिफारिश पर उन्होंने काम करने से मना कर दिया, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। इंदिरा गांधी के जाने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज रहा उनकी राजनीति का। उनकी राजनीति का बड़ा इंटरेस्टिंग फेज ये रहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी के जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको सुलझाने की कोशिश की। एक मुद्दा था असम में NRC का मुद्दा चल रहा था, असम में सिटीजनशिप के बहुत दंगे हो रहे थे, बहुत 83 में तो यहाँ बहुत नरसंहार हुआ था वहां पर। इसके अलावा पंजाब सुलग रहा था, पंजाब में जो सेपरेटिज्म की आग है वो भड़क चुकी थी जनरल सिंह भिंडरावाले, और इन दो मुद्दों को सोल्व किए बिना इंदिरा गांधी की भी हत्या 31 अक्टूबर को हो गई। 31 अक्टूबर को उनको मार दिया गया। ये मुद्दे सॉल्व नहीं हुए। 84 में इलेक्शन हुए, उसके बाद राजीव गांधी PM बने, और राजीव गांधी ने दोनों ही मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। एक तो असम एकॉर्ड साइन किया, और कश्मीर में और पंजाब में भी उन्होंने स्पेशल रूल बना करके पंजाब के शासन को अपने कंट्रोल में करने के लिए प्रावधान किए। लेकिन ये दोनों मुद्दों पर बहुत समय तक वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि 1987 में लिट्टे और जो हमारा जो तमिल का मुद्दा था, तमिलियंस का, वो भड़क गया। इसके अलावा 86 में, उससे पहले वो कुछ करते तो साहबानों का केस हुआ, तो वो मंदिर की राजनीति और इसको लेकर के वो घिर गए, साहबानों के केस में भी घिर गए। फिर मंदिर के गेट खुलवाए, उस केस में भी उनको घेरने की कोशिश की गई, और तब तक चुनावों की घोषणा भी हो गई। उन्होंने कुछ चीजें करने की कोशिश की, जैसे चुनावों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम जो वोट डालने की एज है उसको कम कर देते हैं, और 21 से घटा करके उन्होंने उसको 18 कर दिया गया, ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले। क्योंकि उनके बारे में लोग चर्चा करते थे, युवा प्राइम मिनिस्टर है, युवा प्राइम मिनिस्टर है, तो शायद युवा उनके लिए ज्यादा वोट करना चाहते हो। हालांकि इसका फायदा उनको मिला नहीं। 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई, और सरकार में आती है जनता दल। जनता दल की सरकार बनती है, और VP सिंह बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये राजीव गांधी का जो पीरियड है वो इतना इंटरेस्टिंग रहा, उथल पुथल वाला रहा, बहुत सारे डिसीजन हुए। लेकिन फाइनली 1989 में आकर के VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह सरकार ने एक दांव खेला, और इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए योजना बनाई। यानी उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन में जो कहा गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे अब। और उसी समय मुहावरा बना कि अब सरकार मंडल और कमंडल के बीच में चलती है। कमंडल यानी धर्म की राजनीति, मंडल यानी OBC की राजनीति को लेकर के। तो ये बड़ा उस समय का वो फेमस स्लोगन बना कि मंडल कमंडल की राजनीति इस देश में चलती है। और उन्होंने इनकी सिफारिशों को लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया, और उसके आधार पर यह कहा गया कि 27% रिजर्वेशन OBC को दिया जाएगा, और OBC को दिया जाएगा, ये इन्होंने कह दिया। अब आप ध्यान देंगे कि SC के लिए पहले से 17% रिजर्वेशन, और ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन चला आ रहा है, और 27% रिजर्वेशन की घोषणा और हो गई है। ठीक, इसको देखते देखते देश में बवाल मच गया।
और यहाँ से जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको लगने लगा कि हमारे लिए सीटें कम बचती हैं और रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के पूरे देश में छात्र आंदोलन और छात्रों में जो रोष था वो उबाल कर रहा था। उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, इनका नाम था राजीव गोस्वामी, उन्होंने आत्मदाह किया। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को आग लगा करके मार लेंगे क्योंकि अब हमारे लिए सीटें तो बची नहीं है, और ये मामला बहुत तेजी से फैल गया। ठीक, इसके बाद ये सरकार बहुत समय तक चली नहीं। बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर बने यूनाइटेड के, और चंद्रशेखर बने यूनाइटेड के तो उनकी भी सरकार बहुत जल्दी ही गिर गई, और अंततः फिर से सरकार बनी कांग्रेस की, और ये सरकार बनती है 1991 में, और यहां प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिंह राव। ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कांग्रेस की खोई हुई छवि को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने तक राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी। तो सहानुभूति तो थी लोगों के पास, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि हम राजीव गांधी के आदर्शों को ये जैसा वो चाहते थे वैसा करने की कोशिश करें और कांग्रेस को फिर से एक पावर के साथ, बड़ी पावर के साथ रीइंस्टॉल करें। आप याद रखेंगे कि राजीव गांधी जब लास्ट टाइम पावर में आए थे तो उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला था, और उसके बाद ना तो जनता दल को बहुमत मिला, ना यूनाइटेड को बहुमत मिला, और ना कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला। इसके अलावा सीधा बहुमत आकर के तब से लेकर के 2014 में मिला है। यानी राजीव गांधी के फुल बहुमत के बाद से पूर्ण बहुमत में आने वाली पूरी जो सरकार है तो वो है बीजेपी सरकार 2014 की, जिसको कहते हैं मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट उसके बाद पूरे पूर्ण बहुमत में आई। अब इस चीज को ऐसे देखेंगे कि इन्होंने एक काम और किया कि 10% आरक्षण कर दिया आर्थिक आधार पर। अब देखिए आरक्षण 10% और कर दिया, देखिए 49% अगर इसको टोटल करेंगे तो उससे तो बवाल मचा हुआ है। 10% और घोषणा कर दी गई तो बवाल और बड़ा हो गया। तो ये तो बहुत बड़े चुनौतियां प्रकट होने लगी। अब यहां तक हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहां तक हम लोग पहुंचे कैसे रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के, है ना। तो उसको ऐसे समझते हैं, बाकी सब आप याद रखेंगे। 1963 में एक केस हुआ जिसको कहते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस हुआ। इसमें यह कहा गया कि हम किसे सोशली इकोनॉमिकली पिछड़ा माने और किसको रिजर्वेशन दें। तो इसमें दो चीजें बाहर आई इस केस में। पहली ये थी कि रिजर्वेशन तभी दिया जाएगा जब कोई एजुकेशनली प्लस सोशली, यानी उसकी सोशल कंडीशन ऐसी रही हो जिसके कारण से उसको प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाई हो। तो एजुकेशनली और सोशली दोनों ही ग्राउंड पर पिछड़ा हुआ होना चाहिए, इनमें से किसी एक ग्राउंड पर नहीं है, दोनों ही ग्राउंड पर पिछड़ा होगा तो उसको हम पिछड़ा हुआ मानेंगे। दूसरा ये कहा गया कि उसको रिजर्वेशन का एक्चुअल में हकदार तभी होगा जब ये माना जाएगा कि उस कम्युनिटी को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसको ये वाला ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। ये बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में हुआ। इसके बाद से हम देखेंगे कि 61 तक आते आते तमिलनाडु में रिजर्वेशन 69% तक पहुंच गया। तमिलनाडु में एक और केस हुआ 1964 में, उसे कहते हैं देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह कहा गया कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी रिजर्वेशन का कोटा 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि इनके डिसीजन से कोटा 50% से ऊपर चला गया है ना। हालांकि जब भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन 49.5% तो पहले से चला ही आ रहा है। इस मामले को देखते हुए एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल जजमेंट आया था, और वो आया था इंदिरा साहनी के केस में, और ये केस हुआ था 16 नवंबर 1992। पहले ये मामला गया था 5 जजों की बेंच के पास, फिर ये मामला धीरे धीरे करके 9 जजों की बेंच के पास चला गया, जहां उन्होंने 6-3 से फैसला दिया। और इस फैसले में क्या कहा, इस फैसले में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं आपको कुछ क्रीम उसकी जो
स्टेप, वो जो मेन स्टेप है उसका बता देता हूं फैसले का। उसमें पहला ये कहता है, पहला इस डिसीजन में ये कहा गया कि 16 का 4, 16 के 1 का वायोलेशन नहीं है, 16 के 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए उन्होंने कहा कि 16(4) के तहत अगर रिजर्वेशन किसी को मिल रहा है तो 16(1) का वायोलेशन वो नहीं होगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, कहना भी। दूसरा, उसी केस में, इसी जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि विशिष्ट परिस्थितियों में किया जा सकता है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर जाति का परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो आप उसे बिल्कुल लेजिटिमाइज ठहरा सकते हैं कि इतना रिजर्वेशन इनका बनता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी हमारा एक यूटी है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में एसटी के लिए 100% रिजर्वेशन। अगर स्पेशल केस है तो रिजर्वेशन 100% तक भी हो सकता है। याद रखिए, लक्षद्वीप में 100% रिजर्वेशन एसटी के लिए किया गया, किसी और के लिए रिजर्वेशन वहां पर नहीं है। समझ गए? लेकिन ये युक्ति युक्त होना चाहिए। तो 50% से सामान्यतः ज्यादा नहीं होगा, लेकिन स्पेशल केस में किया जा सकता है। स्पेशल केस का मतलब है कि उसकी आवश्यकता हो और उसके डेटा पर्याप्त अपने पास उपलब्ध हो कि नहीं, इतना करना बहुत जरूरी है। ठीक। तीसरा, इसमें यह कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया गया। चौथा, यह भी कहा गया इसी में कि टेक्निकल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई टेक्निकल पोस्ट है तो वहां हमारी एलिजिबिलिटी, उसमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो होगी, हम वहां पर ये सारे पैरामीटर को फॉलो नहीं कर सकते, तो टेक्निकल पोस्ट पर भी रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। पांचवा डिसीजन उसमें यह किया गया कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस 27% है, लेकिन 27% के तहत क्रीमी लेयर को काउंट नहीं करेंगे। यानी ओबीसी समुदाय के वे लोग जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको हम लोग बाहर रखेंगे, उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनको 27% देंगे। यानी 27% लोग एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर होंगे, एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करेंगे। और क्रीमी लेयर की डेफिनेशन आपको पता है, 1993 में 1 लाख रुपया थी एक साल की इनकम, जिसकी है वो क्रीमी लेयर में आएगा। और वर्तमान में ये है 8 लाख। आज अगर किसी की ईयरली इनकम 8 लाख है तो वो ओबीसी का है तो ओबीसी की क्रीमी लेयर में आएगा। 8 लाख या उससे ज्यादा है तो क्रीमी लेयर में आएगा, उसको ये 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत फेमस जजमेंट था, हिस्टोरिकल जजमेंट था। इस जजमेंट में ये सब कहा गया। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई जजमेंट ऐसा आ जाए जो सरकार को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे, तो सरकार के पास, पार्लियामेंट एक ऐसी पावर है कि वो कोई भी कानून बना करके इनके डिसीजन को पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक। इस समस्या से, इंदिरा साहनी के फैसले से जो दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले 76th अमेंडमेंट आया, और यह आया 31 अगस्त 94 को। और जैसा कि इसमें कहा गया कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, जैसा इस केस में कहा गया, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए यह बोल दिया गया कि तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन वैलिड है, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, इसको वैलिड कर दिया गया। अगर संविधान संशोधन से उसको वैलिड बना दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो चलता रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु सरकार मद्रास सरकार थी उसमें, कि मद्रास सरकार के पास पर्याप्त ग्राउंड है और वो इसको कंटिन्यू कर सकती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए 77th अमेंडमेंट हुआ, और ये होता है 19 जून 94। ठीक। ये यहां हुआ, ये यहां हुआ। इसमें ये कहा गया कि अगर आप देखेंगे तो 16 का 4 था हमारे पास, उसमें कहा था कि हम लोगों को नौकरियों में आरक्षण देंगे, तो उसमें इन्होंने ये लिख दिया गया, उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया। 16 का 4 तो पहले से ही है, उसमें ऐड हुआ ए, और उसमें लिखा गया कि जो प्रमोशन में आरक्षण है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को वैलिड कर दिया गया। तो आप ध्यान से देखेंगे
तो इस केस से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कठिनाई आई हैं, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसको उसको काउंटर करने के लिए ये संविधान संशोधन किए जा रहे हैं। 76 अमेंडमेंट 1994 में हुआ, 77 अमेंडमेंट 94 में हुआ, और इसमें ये कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण वैलिड है। तो इस केस का भी कोई मतलब नहीं बचा नहीं, और इसका भी कुछ बचा नहीं, इंदिरा साहनी के केस का। ठीक है, फिर इसके बाद से और भी बहुत सारे केस आए, और उन केस को देखते हुए 81 अमेंडमेंट और किया गया। 81st अमेंडमेंट 2000 में किया गया, और इस अमेंडमेंट के तहत दो चीजें की गई। यह हुआ 9 जून 2000। इसमें क्या कहा गया, इसमें 16 के 4 में एक सेक्शन और जोड़ दिया गया बी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो वैकेंसी, जैसे ये कहा गया कि रिजर्वेशन 50% से सामान्यतः ज्यादा नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जाता, लेकिन ये सामान्य रूप से ज्यादा होने लगा। कैसे ज्यादा होने लगा, इसके पहले कैसे होता था, मैं इसको समझा देता हूं, समझ लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे समझते हैं, 17% रिजर्वेशन किसके लिए है, एससी के लिए, और 7.5 किसके लिए है, 27% किसके लिए है, ओबीसी के लिए। टोटल होता है 49.5%। ठीक है, ये रिजर्वेशन चला रहा है। इस केस में जो 10% एक्स्ट्रा किया था सरकार ने, उसको भी उन्होंने मना कर दिया था कि आप केवल आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा अमेंडमेंट है ही नहीं अपने पास। तो ये चला रहा था रिजर्वेशन, यानी 49.5% सीटें रिजर्व हो सकती हैं 100 में से। अब इसको ऐसे समझते हैं कि 100 वैकेंसी जैसे आती है, और ये 100 वैकेंसी आती हैं 2020 में, तो 100 वैकेंसी का क्या पैरामीटर रहेगा, उसका रहेगा कि 17 फॉर एससी, और 17.5 को रोस्टर के हिसाब से मान लेंगे तो 8 कर देंगे, एक साल 8 कर देंगे, फिर आगे उसको चेंज कर देंगे। ये होती हैं एसटी के लिए, और 27 होती हैं ओबीसी के लिए। बाकी ये टोटल वैकेंसी हमारी होती हैं 50। तो ये 50 वैकेंसी हो गई, तो इतना तो रिजर्वेशन चलेगा। होगा ये कि 2020 में एसटी के 8 बच्चे आए ही नहीं, तो ये 8 में से केवल 5 बच्चे आए, तो 3 सीटें हुई खाली, और एससी के 17 में से केवल 14 बच्चे आए, या फिर 12 बच्चे आए, तो इनकी 5 सीटें हो गई खाली। अब नोटिफिकेशन आता है 2021 का। अब 2021 का नोटिफिकेशन आएगा, मैं ये मान के चलूंगा कि 100 सीट के लिए ही आ रहा है, तो 17% रिजर्वेशन तो उनका रहेगा ही रहेगा, 17 सीटें तो उनकी रहेंगी। और चूंकि इनका 8 सीटें हैं, तो इनकी 8 सीटें फिर से एससी को दी गई, और ये एसटी को दी गई, और ये एससी को दी गई। और ओबीसी का भी कोई मुद्दा नहीं है, 27 उसके लिए सीटें बनी रही ओबीसी के लिए। ठीक है, अब इन सीटों में जो 17 सीटें हैं, उसमें से ये 5 सीटें ऐड कर दी गई, तो 17 और 5 टोटल सीटें कितनी हुई, यहां पर 22, और यहां कितनी हुई, 8 और 3 11 सीटें हुई, और ये 27 का 27 सीटें रही यहां पर। अब इसको आप जरा काउंट करके देखेंगे, तो 5 और 3 8, 58 लगभग करीबन होगा ये। और इसका मतलब है कि 100 में से 58 सीटें रिजर्व कर दी हैं, तो इससे ये समझ में आएगा कि रिजर्वेशन 50% को एक्सीड कर गया है, 50% को एक्सीड कर गया है। इसीलिए ये कहा गया इस केस से पहले, 2000 से पहले, कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में ऐसा कहा गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 81st अमेंडमेंट किया गया 9 जून 2000 को, और 16(4) में बी जोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया कि जो 50% का जो डेटा है, इसमें बैकलॉग वाली सीटें काउंट नहीं की जाएंगी। ये दोनों पोस्टें 8 पोस्टें इसमें बैकलॉग से आई हैं, पिछली छूट गई थी, उनको यहां हम लेके आए हैं, इसलिए इसमें से बैकलॉग को निकाल करके रिजर्वेशन काउंट किया जाएगा। समझिए इसको ध्यान से। 16 के 4 में जो बी सेक्शन जोड़ा गया था 2000 में, उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि अगर रिजर्वेशन 50% काउंट करना है, तो 50% रिजर्वेशन जो काउंट किया है, उसको आप बैकलॉग सीटों को अलग करके जोड़ेंगे। और बैकलॉग इसमें कितनी आई थी, 8 को अलग कर देंगे तो 50% बचेंगी, और 50% तो इस पैरामीटर को पूरा कर रहा है, तो कोई दिक्कत है भी नहीं। इस प्रकार से 16 का 4 का बी आया। ठीक, यहां पर एक मामला और समझ लेते हैं, तो शायद आपको और चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद से भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। इसके बाद से समस्याएं ये आई कि जैसे ये इसमें कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण दे देंगे, तो प्रमोशन में आरक्षण से तो और समस्याएं पैदा हुई।
समस्याएं कैसे पैदा हुई कि एक व्यक्ति है X, एक व्यक्ति है Y और एक व्यक्ति है Z, और ये है जनरल कैटेगरी से, और ये है SC कैटेगरी से, और ये है ST कैटेगरी से, ठीक है। और इन तीनों की नियुक्ति SDM या डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है कब? 2020 में ये डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। डिप्टी कलेक्टर, इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, 2020 से काम नहीं चलेगा। ये 2010 में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। और तीनों की ज्वाइनिंग होती है वो अलग अलग होती है। इसकी जो ज्वाइनिंग है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये 2010 में आया है, और ये 2012 में आया है, और ये 2013 में आया है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो ST का व्यक्ति है 2013 में आया है, ये 12 में आया है, ये उसमें आया है 2010 में आया है। तीनों डिप्टी कलेक्टर का काम कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा जाएगा कि हमें प्रमोशन में आरक्षण पहले देना है। जैसे अपन ने ये कहा गया 16(4) का ये कहता है प्रमोशन में आरक्षण देना है, तो इसको आरक्षण पहले मिलेगा क्योंकि सीनियर तो कौन है? सीनियर X है, लेकिन आरक्षण सबसे पहले किसको मिलेगा? इसको, भले ही जूनियर है ST को, क्योंकि उसका ग्राउंड ये माना जाएगा कि ST का इस अगली पोस्ट पर, यानी जो ज्वाइंट कलेक्टर की पोस्ट है उस पर रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली नहीं है, यानी वहां इतने ST के लोग नहीं है जितने होने चाहिए इस पोस्ट पर। अगर वो नहीं है तो इसको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, और ये बनेगा 2020 में ज्वाइंट कलेक्टर, और इसको बनाया जाएगा 2021 में ज्वाइंट कलेक्टर, और इसको बनाया गया 2022 में ज्वाइंट कलेक्टर। दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग बने हैं। इसके बाद बहुत सारे मामले आए, और उन मामलों में ये कहा गया कि इस प्रकार से तो ये जूनियर हो गया क्योंकि ये पहले ज्वाइंट कलेक्टर बन गया है, और ये ज्वाइंट कलेक्टर 2022 में बना है, इसको ज्वाइंट कलेक्टर 2020 का माना जाएगा, इसको ज्वाइंट कलेक्टर 2022 से माना जाएगा, जबकि सीनियर तो ये था। तो इस बात के लिए एक और बहुत सारे केस हमारे इसमें हुए। जैसे एक केस हुआ बीरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1995, बीरपाल सिंह स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1995। दूसरा हुआ अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। ये दो केस आए, और उन दो केसों में यह कहा गया कि हमें कैच रूल लगाना पड़ेगा, कैचिंग रूल लगाना पड़ेगा। व्हाट वाज द कैचिंग रूल? कैचिंग रूल यह था कि भले ही इसको 2022 में ज्वाइंट कलेक्टर बनाया गया है, लेकिन चूंकि ये यहां सीनियर था, इसकी सीनियरिटी यहां पर बहाल कर दी जाएगी। तो इवन आफ्टर गेटिंग प्रमोशन लेटर, मिस्टर एक्स विल बी द एज सीनियर एज ही वाज एट द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। तो यहां पर उसको जो सीनियरिटी का यहां फायदा था वो यहां भी मिलेगा, सीनियरिटी का फायदा उसको यहां भी मिलेगा, इसको भी सीनियरिटी का फायदा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जैसे यहां सीनियर जूनियर थे वैसे यहां भी रहेंगे, तो ऐसे ही सीनियर जूनियरिटी का फायदा चलता रहेगा। और ये केस में कहा गया कि इनको कभी भी सीनियर नहीं माना जाएगा प्रमोशन करने के बाद, यानी सीनियरिटी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। ये बीरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, अजीत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया। इससे फिर प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 85th अमेंडमेंट होता है, 85th अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये होता है 4 जनवरी 2001 को। और इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें जो 16 का 4 है और A है, उसमें एक लाइन जोड़ दी गई, वो लिखी गई कॉन्सिक्वेंट सीनियरिटी। सीनियरिटी इसका मतलब होता है हिंदी में परिणामी श्रेष्ठता, परिणामी श्रेष्ठता इसको कहा गया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति किसी भी रिजल्ट के कारण से वहां पहुंचा है, उसके पिछले वाले हिस्से को कैच नहीं कराया जाएगा। उसको जो भी रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से क्या स्टेटस बना है उसी को काउंट किया जाएगा। और यह कहा गया कि अगर ये 2020 में बना है तो 2020 का ही कहलाएगा, और ये 2022 में है तो ये 2022 का ही कहलाएगा, और ये 21 का कहलाएगा। इसको कहते हैं परिणामी श्रेष्ठता को लागू कर दिया गया विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। 1995 के बाद से सभी केसों पर लागू कर दिया गया, है ना। 1995 के बाद से सभी केसों पर लागू कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 16 के तहत बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारे केस हैं। जब जो लॉ स्टूडेंट हैं या जो पॉलिटी में बहुत अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं, उनको ये सारे केस कंठस्थ होना चाहिए।
if you want to make a healthy debate in political science or especially in fundamental rights, or especially if you belongs to the social section of constitution, then you should have the basic knowledge of these all acts, these all amendments, these all provisions and these all verdict. जितने भी केसेस हुए हैं उसमें क्या क्या वर्डिक्ट आया है, इन सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी को एक्सप्लेन करते समय उसको नहीं समझा। अगर हम ठीक से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे तो समझाएंगे कैसे? कौन सी घटना कैसे घटी? आर्टिकल 16 मतलब एक छोटा सा आर्टिकल नहीं है। इट हैज द, जैसे मैंने आपको जो समझाया दैट इज इन शॉर्ट, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में समझाया, बिकॉज एवरी अमेंडमेंट हैज द स्टोरी। सारे संविधान संशोधन की अपनी अपनी कहानियां हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट के रूल्स भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बार किसी रूल्स को कैंसिल किया, कभी प्रमोशन में बहाल किया, कभी प्रमोशन को बैन किया। जैसे वहां जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में जब टक्कर चलती रहती थी, तो जो उसमें अलाउ कर देते थे अगली सरकार आकर के उसको कैंसिल कर देती थी। तो ऐसे बहुत सारे डिबेट चलते रहे हैं, चेक एंड बैलेंस होते रहे हैं। तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑल। आई थिंक आप ये समझ पाए, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सीनियरिटी, यानी परिणामी श्रेष्ठता क्या होती है और कब से लागू की गई, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की गई। ठीक, 14 का ए है, ये अमेंड हुआ है 77th अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 85th अमेंडमेंट से, है ना? क्लियर है? तो आई थिंक ये सब समझ पाए होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन समझेंगे कोई दूसरा आर्टिकल जो हमारे लिए आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे इसके आर्टिकल्स आपको मतलब एक डिबेटेबल कंडीशन में आपको ला सकें कि आप किसी आर्टिकल पर किसी से डिबेट कर सकें, और अगर कोई रूल पास होता है, कोई नियम बनता है, तो आप ये बता पाएं कि कौन सा रूल कहां किसको ब्रीच करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे, कीप स्टडी।